ट्रेडिशनल एंड अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ थेरेपी, ये है आज का टॉपिक। ठीक है, ये क्या है? ट्रेडिशनल एंड अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ थेरेपी। इसका मतलब क्या है? ट्रेडिशनल का मतलब होता है कि हमारे पूर्वजों से, हमारे पुराने समय से जो इलाज का सिस्टम है वो चला आ रहा है। ठीक है ना? जैसे कि आयुर्वेदा है ना? आयुर्वेदा है, सिद्धा है। हमारे इंडिया में जो है ट्रेडिशनल सिस्टम से, ट्रेडिशनल टाइम से क्या चीज का ट्रीटमेंट चलता है? कौन सा ट्रीटमेंट चलते आ रहा है? हमारे पूर्वज क्या करते थे? ऋषि मुनि हमारे, आपने देखा होगा, या हमारे जो पूर्वज है, अभी तक हमारे गांव में हमारे जो पूर्वज है वो आयुर्वेदा का यूज कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि हमें चोट लगती है, हम छोटे थे, जो हमें चोट लगती थी तो हम घास लेकर के उसका क्या जूस हम चोट पे लगाते थे, है ना? तो वो क्या है? एक ट्रेडिशनल सिस्टम तो है हमारा। तो ये क्या है? आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ठीक है, इसके अलावा ट्रेडिशनल सिस्टम में आयुर्वेदा एक आएगा, जो कि ये जो है इंडिया का है। ठीक है, इंडिया का है। और दूसरा है सिद्धा, सिद्धा सिस्टम। आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी सिस्टम, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन तीनों में से एक पेपर में आता ही आता है, आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी में से। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या है? सबसे पहले हम पढ़ाएंगे आपको आयुर्वेदा। आयुर्वेदा क्या होता है? जैसे कि हमारे बॉडी में तीन जो होते हैं दोष होते हैं। ठीक है, आपको मैंने इसके नोट्स भी प्रोवाइड करवाए हैं। हमारी बॉडी के अंदर तीन दोष होते हैं जिनको बोला जाता है क्या? त्रिदोषा। ठीक है, त्रिदोषा बोला जाता है, तीन दोष होते हैं। ठीक है, उसमें से एक दोष को बोला जाता है वाता, पित्ता एंड कापा। ये तीन दोष हैं। ठीक है, ये तीन दोष हैं जिनको वाता, पित्ता और कापा बोला जाता है। ठीक है, अब ये वाता, पित्ता और काफा जो है त्रिदोषा है, हमारी बॉडी में ये तीन दोष जो है वो बैलेंस में होने चाहिए। ठीक है, ये तीन दोष जो है हमारी बॉडी में क्या होने चाहिए? बैलेंस में होने चाहिए, वाता, पित्ता और कापा। अगर ये तीन दोष जो है बैलेंस में नहीं होते हैं, बाय द वे, वाता, पित्ता और कापा, ये त्रिदोषा है, ये तीन दोष जो है हमारी बॉडी में अगर बैलेंस में नहीं है तो हमारी बॉडी जो है क्या हो गई है? हमारी बॉडी में डिजीज आ जाएगा कोई। ठीक है, ठीक है ना? ये आयुर्वेदा के अंदर माना गया है। ठीक है, अगर आप आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको वाता, पित्ता और कापा वो चेक करेगा। ठीक है, कि ये वाता, पित्ता, कापा जो है वो बैलेंस में आपके है कि नहीं है। ठीक है, तो हमारी बॉडी में ये तीन दोष, आयुर्वेदा के अंदर तीन दोष बताए गए हैं हमारी बॉडी में। आयुर्वेदा के अंदर तीन दोष बताए गए हैं जिसे त्रिदोषा बोला जाता है। त्रिदोषा मतलब कि त्रि मतलब तीन, दोषा मतलब दोष। ठीक है, ये त्रिदोषा के नाम से जाना जाता है, जिसमें से एक है वाता, एक है क्या? वाता। ठीक है, दूसरा क्या है? पित्ता। ठीक है, और तीसरा क्या है? कापा। ठीक, ये तीन दोष हैं। अब ये तीन दोष जो है हमारी बॉडी में अगर इनका बैलेंस, इनका इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब कि ये बराबर में होने चाहिए। ठीक है, अगर ये एक है तो ये एक होगा, ये भी एक होगा। अगर ये दो है तो ये दो होगा, तो ये भी दो होगा। अगर ये तीन है, ये तीन है तो तीन ही होगा। मतलब ये तीनों जो है हमारे इक्विलिब्रियम में होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, इक्वल, आपस में इक्वल अनुपात में होने चाहिए। इस बात को आप समझे? अगर ये इक्विलिब्रियम हमारा खराब हो जाता है बॉडी के अंदर,
ठीक है, यदि ये 1 है, ये 3 है और ये 5 हो जाता है, मतलब कि इनका क्या है, अनुपात का बैलेंस क्या हो गया है, खराब हो गया है। ठीक है, वो होना चाहिए था 1 1 1, मगर ये 1 2 1 3 5 हो गया, मतलब कि ऐसा होना चाहिए था और ऐसा हो गया है, मतलब कि इनमें जो है बैलेंस, इक्विलिब्रियम जो बैलेंस जो है वो डिसबैलेंस हो गया है। तो इस सिचुएशन में हमारी बॉडी के अंदर डिजीज आ जाएंगे, हमारी बॉडी में डिजीज हो जाएगा, जिसे आयुर्वेदा में व्याधि बोला जाता है। ठीक है, जिसे आयुर्वेदा में व्याधि बोला जाता है, आयुर्वेदा के अंदर। जिस व्याधि मतलब एक नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है, व्हाट इज व्याधि, व्याधि क्या है। तो इन 3 दोषों का इक्विलिब्रियम जब खराब हो जाता है तो बॉडी में क्या आने लगते हैं, डिजीज या दोषम, आयुर्वेद में बोला जाता है दोषम या डिजीज आने लगता है। उस सिचुएशन में उसे बोला जाता है व्याधि। आया, ठीक है, तो उस सिचुएशन में उसमें क्या आ जाते हैं, व्याधि मतलब विकार आ जाते हैं, डिजीज आ जाता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ बेटा, ठीक। अच्छा, एक पॉइंट तो ये हुआ, ठीक है। दूसरा क्या बोला जाता है, इसका प्रिंसिपल क्या है दूसरा, कि जो हमारी बॉडी है, ठीक है, या हमारा जो हमारी बॉडी तो लिविंग थिंग्स है, और ये टेबल कुर्सी मेज हमारे जो पूरी यूनिवर्स में कहा जाए नॉन लिविंग थिंग्स या लिविंग थिंग्स, दोनों चीजें जो है पंच महाविभूता से बनी है, ये आयुर्वेदा बोल रहा है। एक तो ये बोला तीनों का अनुपात, एक बात ये बोली। दूसरी बात क्या बोली कि हमारे पूरी यूनिवर्स में नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स, सजीव और निर्जीव, वो दोनों चीजें जो होती हैं, वो दोनों चीजें पंच महाविभूता से मिलकर के बनी है, 5, है ना। आपने देखा भी होगा शक्तिमान में कह रहे हैं कि 5 चीजों से मिलकर के बनी है, आपने शक्तिमान में सुना होगा, कभी देखा है किसी ने शक्तिमान, जिसने देखा है ना 5 चीजों से, अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी, सुना है ये चीज। तो वही चीज इसमें भी कहा है आयुर्वेदा में कि हमारी जो यूनिवर्स है उसमें जीव और सजीव, निर्जीव और सजीव चीजें जो है वो 5 महाविभूता, जिसे कि हमें बोला जाता है पंच महाविभूता, उससे मिलकर के बनी है। ठीक हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ कौन कौन सी वो पंच महाविभूता होती हैं, और वाता पित्ता काफा एक्चुअल में है क्या चीज ये। ठीक है, आ रही है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बी फार्म में एम फार्म तक है, इतना इंपॉर्टेंट है। कॉग्नोसी में बी फार्म में भी है और एन फार्म में भी है, और हमेशा आता है। बी फार्म वालों का तो 100% आता है, तीनों में से एक, जो आगे पढ़ेगा उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बोल रहे हैं, देखो थोड़ा सा मैं बुकिश लैंग्वेज समझा देती हूँ, वैसे तो समझा दिया मैंने। द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा इन्वॉल्व 2 थ्योरीज। मैंने आपको बताया कि प्रिंसिपल क्या होता है आयुर्वेदा का, 2 थ्योरी पे डिपेंड करता है। एक थ्योरी क्या कहलाता है कि सजीव और निर्जीव वाली बात करता है, जिसे कहते हैं पंच महाविभूता, एक तो ये हो गया। दूसरा प्रिंसिपल त्रिदोषा का बोलता है, जिसमें ये 3 दोष होते हैं। ये दो प्रिंसिपल पे बेस्ड है आयुर्वेदा, एक तो त्रिदोषा और एक पंच महाविभूता। ठीक है, आपको सीधे लिखना है कि आयुर्वेदा जो है 2 प्रिंसिपल पे बेस्ड है, पंच महाविभूता और क्या, त्रिदोषा। ठीक, उनका मतलब भी मैंने आपको समझा दिया, पंच महाविभूता क्या होता है और त्रिदोषा क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो है पंच महाविभूता, ये अलग अलग प्रपोर्शन में होते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं पृथ्वी, पंच महाविभूता में से एक है पृथ्वी। अभी मैंने बोला था ना पृथ्वी, पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी मतलब होता है अर्थ। ठीक, दूसरा है जला, आयुर्वेदा में जला, जला किसको बोल रहे हैं, पानी को। ठीक है, जला मतलब वाटर। तीसरा है तेजम, तेजा मतलब तेज किससे आता है, अग्नि से आता है, तो तीसरा रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, फायर को। ठीक, चौथा में क्या है, वायु, जो हमारे उसमें है ना वायु, हाँ, तो वायु मतलब कि एयर। ठीक है, पांचवा क्या है, आकाशम। ठीक है, आकाशम में क्या आएगा, हाँ, मतलब कि आकाशम में आसमान, मतलब ऊपर का। ठीक है, अच्छा,
ये जो है पंचम में लिख के बता देती हूँ आपको, ये पांचम विभक्ताज है। एक दो तीन चार पांच, इसमें एक है, एक में क्या बताया बेटा, पृथ्वी, दूसरे में क्या बताया, जल, तीसरे में क्या बताया, तेजा, चौथे में क्या बताया, वायु, पांचवी में क्या बताया, आकाश। ठीक हो गया ना, यहां तक समझ में आ गया सबको, है ना? ठीक। अच्छा अच्छा, ये दो प्रिंसिपल पे भेजे, पंचमोमिता और एक त्रिदोषा। अच्छा, हम कहते हैं हमारी घर पे हमारी दादी हैं या ओल्ड एज की पर्सन है, तो उनके घुटनों में दर्द होता है ना, क्या कहते हैं, वात हो गई है, कहते हैं जोड़ों में दर्द है, तो थोड़ा बारिश का मौसम है, ह्यूमिडिटी बढ़ गई है एनवायरमेंट में, तो कहते हैं दर्द हो रहा है, बात हो रहा होगा, तो वो यही है। ठीक है, जोड़ों में दर्द वात होना, तो ये वाता है, जो कि आयुर्वेदा से वो लिया गया है जो शब्द है। ठीक है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से लिया गया है, क्योंकि वो हमारे पूर्वज से चला आ रहा है, क्योंकि ये क्या है, ट्रेडिशनल सिस्टम है। ट्रेडिशनल सिस्टम मतलब कि हमारे पूर्वज यूज कर रहे हैं इस सिस्टम को ट्रीटमेंट के, तो इसलिए हमारे जो बूढ़े बड़े हैं घर पे, तो वो इस शब्द का यूज कर रहे हैं कि हमारे घुटनों में बात हो गई है, हमारे जोड़ों में बात हो गई है, क्योंकि वो पहले से इसी चीज को बोलते आ रहे हैं, क्योंकि हमारा ये इंडिया का अपना पर्सनल क्या है, ट्रेडिशनल सिस्टम है। एलोपैथिक तो बाद में आया, ये तो अंग्रेजों का है, हमारे इंडिया में था नहीं। ये पैरासिटामोल खा रहे हैं, डाइक्लोफेनेक खा रहे हैं, ये हमारे इंडिया का नहीं है। ठीक है, हमारे इंडिया में यही चलता है जो आयुर्वेदा है, चलता था। ठीक है, तो वहां से ये वात शब्द आया, घुटनों में जो दर्द वगैरह होती है। तो ये तीनों चीजें जो हैं वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, जैसे कि हम कह रहे हैं वात, तो ये मैं कह रही हूँ एक तो ये त्रिदोषा है, मतलब कि वात क्या हो गई है, हमारी बढ़ गई है, कह रहे हमारे दादी लोग के कहते हैं वात हमारी बॉडी में बढ़ गया है ना, तो उसमें घुटनों में जोड़ों में दर्द हो रहा है ना, तो ये क्या है, ये किसी ना किसी चीज को ये तीनों चीजें जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, जैसे कि वात जो है वो क्या, किसको, एयर को, एयर क्या होती है, ठंडी होती है, तो हमारी बॉडी में क्या है, ठंडक बढ़ गई है, तो तभी तो हमारे जोड़ों में दर्द है, अकड़ जाना, हमारे अकड़ जाती है बॉडी ठंड से, देखा होगा, जाड़ा होता है तो क्या नीले नीले पड़ जाते हैं पैर, अकड़ना ही तो बोलता है उसे। ठीक है, तो वही कहते हैं वाता, वात। और दूसरी चीज है, ये क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसमिशन, वाता जो है वो एयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वात मतलब होता है एयर और वायु। ठीक है, ये जो है हमारे न्यूरॉन सिस्टम को, घुटनों में दर्द होता है तो वो वात बढ़ जाती है, तो हमारे एक्चुअली में वो नर्वस सिस्टम अफेक्ट हो रहा है, उससे हो रहा है या नहीं हो रहा है नर्वस सिस्टम। आपके अगर वात बढ़ गई, घुटनों में दर्द होगा ना, तो आप जो न्यूरो डॉक्टर्स होते हैं ना, उसके पास जाओगे आप, या बोन के वाले के पास जाओगे, है ना। अधिकतर जो होते हैं कि घुटनों में दर्द वगैरह जो होते हैं, जोड़ों में दर्द जो होते हैं, वो हम किसके पास जाते हैं, न्यूरॉन्स वाले के पास जाते हैं। तो इसका मतलब है हमारी बॉडी में क्या हो गया है, ये इसलिए अब देखो इसको कनेक्ट करो, न्यूरॉन, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एयर को, न्यूरॉन और एयर, इसको कैसा कनेक्शन है, रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन सेंसेस, जो है हमारे जो माइंड में जो ट्रांसमिशन है, जो सेंसेस है, ठीक है, मोटर होता है, न्यूरॉन्स में मोटर्स होते हैं ना, जो मैसेज को क्या करते हैं, ले जाते हैं और लाते हैं। ठीक है, और वायु क्या होता है, गंध को यहां से वहां तक ले जाती है, ला रही है, वायु नहीं होगी तो शायद तुम्हें कुछ सूंघने को नहीं मिलेगा, है ना, वायु की थोड़ी तो स्मेल भी आ रही है, और जो भी ऑर्डर आ रहा है वो आ रहा है ना, तो वायु एक क्या कर रही है, उसको ट्रांसमिशन कर रही है ना। वैसे ही हमारी बॉडी में जो ये वाता है वो मैसेज को ट्रांसमिशन करता है,
किसके थ्रू? न्यूरॉन्स के थ्रू। इस बात को समझा है ना? इसलिए एनवायरमेंट में ट्रांसमिशन को क्या बोला गया है? ट्रांसमिशन किसके थ्रू हो रहा है? एयर के थ्रू हो रहा है। और हमारी बॉडी में जो ट्रांसमिशन है वो किसके थ्रू हो रहा है? वाता के थ्रू हो रहा है। ठीक है, वाता के थ्रू हो रहा है। और निर्जीव में किसके थ्रू हो रहा है? हमारे वायुमंडल में वायु के थ्रू हो रहा है। ठीक है, इसलिए इसको रिलेट करो। वाता को इसलिए क्या बोलेंगे? एयर। इसलिए वाता को क्या बोलेंगे? एयर, वायु। ठीक है, वायु, वाता। ठीक है, तो इसमें लिखोगे आप, मैंने क्या लिखा है नोट्स में कि रिस्पॉन्सिबल टू, इसी को तो पढ़ोगे ना। हाँ, रिस्पॉन्सिबल ये किसको, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? हम बॉडी की बात कर रहे हैं। तो रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसमिशन impression to the mind and response to various place of the body। जो कि माइंड मैसेज भेज रहा है, जो कि माइंड मैसेज भेज रहा है किसके? दूसरे ऑर्गन को। अगर आगे से गाड़ी आ रही है तो माइंड हमें क्या बोल मैसेज करेगा? साइड हट जाओ। करेगा या नहीं करेगा? अगर चौक आगे से मैं फेंकूं, चौक आगे से आ रही है तो आपका माइंड क्या करेगा कि थोड़ा सा साइड हट जाओ। वो आपका क्या कर रहा है? ये चीज माइंड कर रहा है आपका। और ये किसके थ्रू हो रहा है? न्यूरॉन्स के थ्रू हो रहा है। इंटर में पढ़ा था ना बायो में, ये सारा मैसेज किसके थ्रू हो रहा है? न्यूरॉन्स के थ्रू। और क्योंकि माइंड जो है ट्रांसमिशन कर रहा है मैसेज का न्यूरॉन्स के थ्रू अदर बॉडी को कि तू यहां हट जा, और तू पैरों से कह रहा है तू उधर हट जा, तो ये मैसेज के थ्रू कनेक्ट हो रहा है ना, न्यूरॉन्स के थ्रू कनेक्ट हो रहा है। वही बात है कि जो वाता है वो हमारी बॉडी में वायु को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये न्यूरॉन सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, जहां पर माइंड जो है मैसेज भेजता है किसको? अदर पार्ट ऑफ द बॉडी को, दूसरे पार्ट बॉडी के दूसरे पार्ट को मैसेज भेजता है कौन? माइंड। ठीक है, तो ये जो है वायुमंडल में जो एयर है उसका काम कर रहा है। हमारी बॉडी में जो वाता है, वायुमंडल में जो एयर है उसका काम कर रहा है। इसलिए वाता को एयर से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस बात को समझे? नहीं समझे? निकी आप बेटा, आप नहीं समझे? समझ गए? ठीक है, तो इसमें है रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसमिशन इंप्रेशन टू द माइंड एंड रिस्पॉन्सेज टू वेरियस प्लेस ऑफ द बॉडी। ठीक, अब नेक्स्ट आते हैं पित्ता। पित्ता में क्या है? ये जो होता है बाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, मैं बता रही हूं, ये जो है पित्ता जो है वो बाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है। रिस्पॉन्सिबल टू, ये जो होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, जो हम खाना खा रहे हैं, पच रहा है। ठीक है, और वो हम कह रहे हैं बाइल टेस्ट करो नहीं बोलते हैं, जब हमारी बॉडी में है, जब हमारी बॉडी में हमारा खाना नहीं पचता है या हमारी कोई व्याधि हो जाती है, मतलब व्याधि मतलब विकार, तो कहते हैं वो स्टूल चेक करो, स्टूल चेक करो कहते हैं, स्टूल स्टूल चेक करो कहते हैं, यूरिन और स्टूल, है ना? तो वही चीज है कि बाइल। ठीक है, तो ये क्या है? रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल डाइजेस्टिव एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ठीक है, हमारी डाइजेस्टिव एक्टिविटी को, कि हमारा खाना, अगर हम स्टूल चेक करेंगे आपका तो हमें पता तो चल जाएगा ना कि आपका खाना अच्छे से पच रहा है या नहीं पच रहा है। आपको डिसेंट्री हो रही है यदि, तो इसका मतलब है कि आपके डाइजेशन में कुछ दिक्कत है। अगर आपको बॉल मूवमेंट नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो आपके डाइजेशन में कुछ दिक्कत है। वाटर का क्या है? आपके बॉडी में अच्छे से हाइड्रेशन नहीं हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है आपको, तभी तो आपका स्टूल इतना हार्ड है। तो आपको पानी पीने के लिए सजेस्ट करेगा डॉक्टर, है ना? तो वही बात है कि पित्ता जो है आपकी बॉडी में, उसका क्या हो रहा है? इक्विलिब्रियम खराब हो रहा है। ठीक है, उसका इक्विलिब्रियम खराब हो रहा है। तो ये बाइल जो है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? डाइजेशन को
सिस्टम एंड मेटाबॉलिज्म। आया? अब नेक्स्ट है कापा। ठीक है, कापा मतलब होता है फेलगम। ठीक है, आ रहा है ना बेटा? कापा मतलब होता है फेलगम। तो ये क्या बोल रहे हैं? प्रोवाइड द स्टैटिक एनर्जी, मतलब कि हमारी बॉडी में जो टिश्यू एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं या सेल्स एक दूसरे से कनेक्ट, सेल्स क्या बनाते हैं? इकट्ठा होके टिश्यू, और टिश्यू इकट्ठा होकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन। ठीक है, तो ये और हमारे जो टिश्यूज हैं वो हमको क्या प्रोवाइड कराते हैं? स्ट्रेंथनिंग, है ना? स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं। एक दूसरे से सेल, अगर सेल सिंगल हो तो क्या वो फ्लोट करता रहेगा ना? अगर ये जो है सेल्स एक दूसरे से इकट्ठा होते हैं तो वो एक गैदरिंग होकर के क्या बनाते हैं? एक टिश्यू बना देते हैं, है ना? तो उसमें क्या होगी? स्ट्रेंथनिंग होगी ना, और वो एक पूरा ऑर्गन बना देंगे तो उसमें और स्ट्रेंथनिंग, और ऑर्गन आपस में मिलके हमारा बॉडी को तैयार कर देते हैं, तो हमारी बॉडी में ज्यादा स्ट्रेंथ होती है ना? तो वही ये बोल रहा है कि प्रोवाइड द स्टैटिक एनर्जी, ठीक है, फॉर होल्डिंग बॉडी टिश्यू टुगेदर। ठीक है, तो ये जो कापा है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे? फेलगम। ठीक है, क्या? फेलगम। कापा फेलगम को रिप्रेजेंट कर रहा है। फेलगम मतलब क्या होता है? जो हमारे जो टिश्यू है, टिश्यू आपस में कनेक्ट करेंगे जिससे कि हमारी बॉडी को क्या मिलेगी? स्ट्रेंथनिंग। ठीक है, ठीक। अगर फेलगम हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा वो हो जा रहा है, डिसबैलेंस हो जा रहा है, फेलगम हमारी बॉडी में डिसबैलेंस हो जा रहा है, इसका मतलब हमारी बॉडी में क्या नहीं रहेगी? स्ट्रेंथनिंग नहीं रहेगी। हम वीक होते जाएंगे, हमारी बॉडी, हमारे ऑर्गन क्या होते जाएंगे? वीक होते जाएंगे। इस बात को समझ गए आप? ठीक है, तो आप मैंने क्या लिखा है देखो आप नोट्स पढ़ोगे तो देखना क्या लिखा है, कहीं आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बताना। मैंने क्या लिखा है? प्रोवाइड द स्टैटिक एनर्जी स्ट्रेंथ फॉर होल्डिंग बॉडी टिश्यू टुगेदर। टिश्यू आपस में, टुगेदर मतलब कि टिश्यू जो है आपस में जुड़ते हैं जब, और उससे उसके जुड़ने के बाद जो स्ट्रेंथनिंग हमारी बॉडी को मिलती है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फेलगम। अगर फेलगम ना हो तो टिश्यू आपस में जुड़ेंगे मगर वो उनको स्ट्रेंथनिंग नहीं मिलेगी, टिश्यू आपस में बिखर जाएंगे। तो उसको जुड़ने के लिए जो स्ट्रेंथनिंग होती है तो वो जो किससे प्रोवाइड हो जाती है? वो फेलगम से प्रोवाइड होती है। ठीक है, आपस में टिश्यू जुड़ने के लिए किससे स्ट्रेंथनिंग मिलती है? फेलगम से। ये समझे आप? समझ गए? और क्या बोल रहा है? इट प्रोवाइड लुब्रिकेशन ऑफ वेरियस पॉइंट ऑफ द फैब्रिकेशन। ठीक है, ये फैब्रिकेशन मतलब क्या होता है? घर्षण। फैब्रिकेशन मतलब क्या होता है? घर्षण। जैसे ये है हमारी जॉइंट्स है, जॉइंट ऐसा हो रहा है तो इसे आपको बारे में पड़ेगी डोर एंड सॉकेट जॉइंट बोला जाता है। क्यों क्यों बोला जा रहा है? जैसे दरवाजा है तो ये ऐसे हो रहा है, आप इसमें हैप में पढ़ेंगे अभी आगे। दरवाजा क्या हो रहा है? ऐसे हो रहा है, तो कहां से जॉइंट है? इधर से है ना, तो इसलिए ये ना बॉल एंड सॉकेट नहीं, डोर वाला जॉइंट है ये। ठीक है, हाँ, कब्ज वाले, तो ऐसे ही जॉइंट इसे बोला जाता है, मैं नाम भूल गई हूँ। तो इसको करने के लिए ना बॉल एंड सॉकेट यहाँ होता है, बॉल एंड सॉकेट यहाँ पर है, यहाँ पर क्योंकि ऐसी गोल हड्डी होती है और सॉकेट होता है, वो ऐसे मूव करता है यहाँ पर, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, आप इसको उसमें देखना है ऐप में, और उसमें देखना स्केलेटन सिस्टम में है। हाँ, हिंज जॉइंट, इसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये चारों ओर मुड़ सकती है हमारी ऐसे। ठीक है, ऐसे भी और चारों, आपकी बॉल है वो चारों ओर मुड़ जाएगी ना ऐसे, तो वैसे ही ये चारों मुड़ के बॉल एंड सॉकेट। अब इसके बीच में अगर कोई लुब्रिकेशन ना हो,
ऐसे मुड़ने के लिए इसके बीच में कोई क्या हो, लुब्रिकेशन ना हो तो हड्डी तो घिस जाएगी आपस में मुड़ मुड़ के, नहीं समझ रहे है ना, तो घर्षण हो जाएगा, घर्षण मतलब घिसना, है ना। अगर ये डोर में, इस डोर में अगर ये वो ना हो, तेल नहीं डालेंगे इसके, उसमें ग्रीस नहीं डालेंगे, ग्रीस में पड़ता है ना, ग्रीस लुब्रिकेशन के लिए, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, चू 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 आवाज आती है, नहीं है ना, आती है दरवाजे से, तो वही बात है, तो उसमें हम तेल डाल देते हैं, तेल डाल देते हैं, है ना, तो वो क्या जाता है, फिर आवाज नहीं आती है, तो वो लुब्रिकेशन है। तो वैसे ही हमारी बॉडी में भी भगवान ने जो है एक लुब्रिकेशन सिस्टम, जिसे साइनोवियल फ्लूइड बोला जाता है, ठीक है, वो चीज डाला हुआ है हमारे जॉइंट्स के बीच में, है ना, हाँ, जैसे मशीन के अंदर ग्रीस डाला जाता है, साइनोवियल फ्लूइड, हमारे घुटनों के बीच में होता, हड्डियों के बीच में, यहाँ हड्डी में, इधर पे जहां भी जॉइंट्स होंगे हमारी बॉडी में, तो उसमें जो लिक्विड होता है जो कि घर्षण को रोकता है, घिसने, हमारी हड्डी को घिसने से रोकता है, तो उसे बोला जाता है क्या, साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड, ठीक है। अगर ये साइनोवियल फ्लूइड खत्म हो गया तो हमें वो जो क्या, काफा हो जाएगा, काफा दोष हो जाएगा, इसका अगर अनुपात क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, जितना होना चाहिए नॉर्मल रेंज से उतना नॉर्मल रेंज से नीचे आ जाएगा, तो इसका मतलब है क्या हो जाएगा, कौन सा दोष हो जाएगा, काफा हो जाएगा ना। और हमारी बॉडी में अगर ठंडक ज्यादा हो गई, ठंडी 37 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल टेम्परेचर, जिसमें हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन क्या कर रहे हैं, अच्छे से चल रहे हैं, है ना, और हमारे होल्स का, जैसे मुंह का है और जो कान के अंदर का, उनका थोड़ा अलग होता है, हर होल्स का, ठीक है। मगर हमारी बॉडी का अगर ऑल ओवर देखा जाए तो 37 डिग्री में हमारा हार्ट ढंग से चल सकता है, हमारे डाइजेस्टिव मेटाबॉलिज्म ढंग से चलता है। अगर ये टेम्परेचर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए तो क्या चलेगी बॉडी ना, तो इसका मतलब ये जो है दोष, कौन सा दोष कहेंगे इसको, जहां पर क्या कहते हैं, वायु ठंडक बढ़ रही है, तो उसे ठंडक वाले को, वायु बढ़ रही है, वायु ठंडी होती है ना, गुड, वाता, वो वाता दोषम है, ठीक है, वायु वातम दोष, क्योंकि हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, वायु बढ़ रही है, ठीक है, ठंडी हो रही है हमारी बॉडी, 37 डिग्री से डाउन जा रही है ना, तो हमारी बॉडी प्रॉपर वर्क नहीं करेगी, ठीक है ना। हाँ, अब पित्ता, पित्ता किसको बोलेंगे, जब हमारा क्या पेट या तो क्या हो रहा है, सूख रहा है, हमारा डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा, हमारे, और डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा जब, तो उसको किससे चेक करेंगे, स्टूल से, पेट सूख रहा है तो हमें कैसे पता चलता है, हमारी हार्ट पोटी आती है ना, तो तभी तो स्टूल का चेक किया जाता है ना। और अगर डिसेंट्री हो रही है फिर स्टूल बहुत पतला आएगा, है ना, तो वो किससे चेक कर रहे हो, स्टूल से चेक कर रहे हो, तो कौन सा दोष हमको डिस्बैलेंस करेंगे, हम बताओ, पित्ता दोष, है ना, इसका आया, आपको आया। और अगर कापा, कापा में क्या होगा, वैसे ही है, टिश्यू आपस में हमारे जुड़ करके क्या, सेल्स आपस में जुड़ करके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू आपस में जुड़ करके ऑर्गन बनाते हैं ना, तो ये सब जुड़ने की जो स्ट्रेंथनिंग होती है वो कहां से आती है, ठीक हो गया, ये आ गया, सबको आ गया बेटा, ठीक है, तो यही जो है हमारा आयुर्वेदा है, ठीक है, आयुर्वेदा सबसे आ गया ना, सबसे अच्छा, ये बहुत आता है आपको, ये पेपर में पक्का 100% दिखेगा, वो भी है तो 10 मार्क्स में या 6 मार्क्स के अंदर, ये 1 नंबर में नहीं आता है, 100% दिखेगा आपको, हर साल रिपीट होता है, ठीक है। तो देखो इसको एक बार रीड कर देती हूँ, हाँ, मैं समझ में तो सारा आ गया ना, एक बार रीड कर देती हूँ, व्हेन दीज दोषास आर in normal state of functioning, it is health and the loss their equilibrium and get white हाँ, वेरियस इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर, इसको छोड़ो, इसको तुम एक बार रीड कर लेना।
ये तो समझ में आ गया ना। अब इसको एक बार ना नोट्स बना के लाना अपनी कॉपी से, जो किताब है उससे नोट्स बना के लाना। अगर नोट आपको नहीं मिलते हैं तो फिर मैं आपको अपनी ये उससे दूंगी, इससे भी अगर सॉल्यूशन नहीं आता, मुझे थोड़ा सा दिक्कत लग रही है इसमें, लास्ट लास्ट में देखा पैराग्राफ में, ठीक है। अगर समझ में नहीं आता है तो मैं आपको दोबारा बना के दूंगी नोट्स, कि मुझे बता देना, मगर इसको करना जरूर है, ठीक है। हाँ, अब दूसरा आते हैं। हाँ, कॉग्नोसी है ये। ये समझ में आ गया ना अच्छे से? एक बार थोड़ा समझा देती हूँ, है। देखो, इसमें क्या होता है, ट्रेडिशनल एंड अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ थेरेपी। ट्रेडिशनल मतलब क्या होती है, जो हमारे पूर्वजों से चली आ रही है वो थेरेपी है, ठीक है। जो हमारे हमारे घर पे जो दादी वगैरह लोग हैं, तो वो लोग जैसे वात सप्ते का यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो पहले से चली आ रही है। तो ये हमारी जो है आयुर्वेदा से जुड़ी हुई चीजें हैं, ठीक है। आयुर्वेदा क्या कहता है कि आयुर्वेदा क्या कहता है कि हमारी जो पूरी बॉडी है वो 3 चीजों से मिलकर के बनी है, वाता पित्ता एंड काफा, ठीक है। अगर एक स्वस्थ ह्यूमन है, अगर बिल्कुल ही कंप्लीटली स्वस्थ ह्यूमन है, तो इसका मतलब है इसमें वात पित्त और कफ तीनों इक्विलिब्रियम में होंगे, अगर कोई क्या है हेल्दी पर्सन है। बट ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो तो सुपर ह्यूमन बन जाएगा, है ना। आप भी बैठे हो तो आपको कभी कभी क्या होगा, खांसी होगी, कभी कभी कहीं दर्द हो रही है ना, होती है, सबके हो रही है ना। कोई जो है किसी भी बॉडी में, किसी भी ह्यूमन बॉडी में ये 3 चीजें इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकती है, ठीक है। थोड़ा ना थोड़ा इसमें ऊपर नीचे होता है, इक्विलिब्रियम इसका खराब रहता है, ठीक है। तो वाता पित्त एंड काफा जो है, अगर ये इक्विलिब्रियम में है, बिल्कुल अनुपात में है, इसका मतलब है हमारी बॉडी कंप्लीटली सही है, ठीक है। इनके जो है, इनमें अगर इनका अनुपात डिस्टर्ब हो गया है, तो इसका मतलब है इसमें दोष उत्पन्न हो गया है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, त्रिदोषा, ठीक है। और इसको संस्कृत में या आयुर्वेदिक लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, व्याधि, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज क्या कह रहा है, हमारे जो यूनिवर्स में है वो सजीव और निर्जीव, जो सजीव और निर्जीव दोनों जो दोनों चीजें हैं वो 5 चीजों से मिलकर के बनी है, जिनको बोला जाता है पंच महाविभूताज, ठीक है। लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स 5 चीजों से मिलकर बनी है, जिसको बोला जाता है क्या, पंच महाविभूताज। तो आयुर्वेदा जो है 2 चीजों पे डिपेंड करता है, 2 प्रिंसिपल है इसके, क्या, एक तो त्रिदोषा और दूसरा क्या है, पंच महाविभूता, ठीक है। ये क्लियर है, ठीक है। अब ये त्रिदोषा में वाता पित्ता और कापा है, तो वाता है वायु को रिप्रेजेंट कर रहा है, पित्ता है वो बाइल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, कापा जो है वो फैलगम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। हाँ, वाता जो है वो वायु को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब हमारी माइंड से जो भी मैसेजेस आ रहे हैं न्यूरॉन सिस्टम के थ्रू अदर बॉडीज में, तो वो इसको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, इसको कंट्रोल कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, वायु या वातम, ठीक। दूसरा चीज क्या है, पित्ता। पित्ता मतलब क्या होता है, ये जो हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम को और मेटाबॉलिक सिस्टम को, डाइजेस्टिव सिस्टम को और हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसको कंट्रोल करता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, पित्ता, और रिप्रेजेंट किससे करेंगे, बाइल से, ठीक है। मतलब इसमें स्टूल की चेकिंग करेंगे कि हमारा डाइजेशन प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, यूरिन एंड स्टूल का, ठीक है। तो इसलिए ये पित्ता है। थर्ड क्या है, कापा। कापा जो क्या है, ये हमारी इसके किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फैलगम को। और फैलगम क्या चीज है, जैसे सेल्स आपस में जुड़े हैं, सेल्स आपस में जुड़ करके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू आपस में जुड़ करके क्या बनाते हैं, एक कंप्लीट ऑर्गन, और कंप्लीट ऑर्गन जुड़ करके एक ह्यूमन बॉडी का निर्माण हो रहा है। तो इन सब की ह्यूमन बॉडी खड़ी है, हमको स्ट्रेंथनिंग मिल रही है, हम स्ट्रेंथनिंग गुरुत्वाकर्षण से खड़े हैं, और हमें क्या है, स्ट्रेंथनिंग मिल रही है क्योंकि हम अपने हाथ को हिला सकते हैं, ठीक है। तो इनको जो है स्ट्रेंथनिंग, हमारे टिश्यू को, हमारे ऑर्गन को स्ट्रेंथनिंग कौन, स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड कराता है कौन, कापा, मतलब कि फैलगम,
क्लियर क्लियर, ठीक है। तो आयुर्वेदा जो है दो प्रिंसिपल पे बेस्ड है, महापंचमहाभूत और त्रिदोष। क्लियर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा है होम्योपैथी। थोड़ा इसको समझने में दिक्कत होगी, मैं पहले ही बोल दे रही हूँ, थोड़ा अब थोड़ा सा अलर्ट रहिए हैं, इसको समझने में दिक्कत होती है, थोड़ा सा अपना दिमाग अलर्ट कर लो, ठीक। हाँ, अब दूसरा चल रहा है होम्योपैथी, ये आयुर्वेदिक की तरह नहीं है। सेकंड है होम्योपैथी। होम्योपैथी जो है एक जर्मन साइंटिस्ट है, ये नाम आपने सुना होगा होम्योपैथी। एक जर्मन साइंटिस्ट है, एक फिजिशियन है जिनका नाम है सैमुअल हैनेमन। क्या नाम है? सैमुअल हैनेमन। आप फर्स्ट क्लास जब मैंने ली थी तो ये नाम बताया था आपको मैंने, जब फर्स्ट क्लास ली थी तो थोड़ा नाम बताया था इसका, आपको याद होगा। तो ये जो है फिजिशियन थे जिनका नाम था सैमुअल हैनेमन। इन्होंने 18th सेंचुरी में ये नाम जो है वो प्रकाश में लाए थे होम्योपैथी को, ठीक है। सैमुअल हैनेमन ने ये नाम दिया था 18th सेंचुरी में। सन क्या था? 1755 से लेकर के 1843, इसके बीच में होम्योपैथिक ट्रीटमेंट काफी प्रचलन में था, बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध था इसके बीच में। कब से? 1755 से 1843 के बीच में, मतलब कि 18th सेंचुरी में सैमुअल हैनेमन ने नाम दिया क्या? होम्योपैथी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या कहता है? जो डिजीज का कॉज है, जो डिजीज का सिम्टम्स है, जैसे कि हमें क्या हो रहा है, बुखार में क्या हो रहा है, हम कह रहे हैं कि चलो हमें जैसे कि मलेरिया हो रहा है, तो मलेरिया के सिम्टम्स क्या है? थोड़ा सा सिवरिंग होगी, स्नीजिंग होगी, और क्या होगा? बुखार आएगा बहुत तेज, है ना, वॉमिट होगी। तो क्या है इसका? ये सिम्टम्स है। अब ये सिम्टम्स जिस ड्रग से आ रहा है, ये सिम्टम्स ही मलेरिया का क्या है? ट्रीटमेंट है, बोल रहे हैं। इसको थोड़ा सा अलर्ट में समझना, अलर्ट होकर समझना माइंड को। ये क्या बोल रहा है सैमुअल हैनेमन? क्या बोल रहा है कि कोई भी बीमारी है उसमें जो सिम्टम्स आ रहे हैं, कोई जो बीमारी है उसमें जो सिम्टम्स आ रहे हैं, जो कि हमें दिख रहे हैं, हमें महसूस हो रहा है वो सिम्टम्स, वही सिम्टम उसका ट्रीटमेंट है, वही सिम्टम उसका इलाज है, बोल रहा है, ठीक है। जैसे कि इस बात को समझ गया कि जो सिम्टम्स आ रहे हैं हमारी बॉडी में, वही सिम्टम्स उस बीमारी का इलाज है। आ रहा है ये चीज, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखो इसका प्रिंसिपल क्या है? द कॉज ऑफ द डिजीज में ऑल्सो बी इट्स रेमेडी। जो कॉज है डिजीज का और जो सिम्टम्स है डिजीज का, वही उसका रेमेडी है। इट्स डज नॉट प्रोड्यूस एनी हार्मफुल इफेक्ट। ये जो है, जो सिम्टम्स है जो कि मतलब कि लीथल नहीं होता, मतलब कि डेथ नहीं करते हैं वो सिम्टम्स, ठीक है। ये कोई आपके फीवरिंग होना, वॉमिटिंग होना आपकी डेथ तक नहीं जाएगा। तो जो डेथ तक नहीं जा रहे हैं जो सिम्टम्स आपके, वो सिम्टम्स से उसका इलाज है। अब वो ड्रग लेंगे हम, अब हम वो ड्रग लेंगे जिसको हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग अगर खाएगा तो वो वही सिम्टम्स कॉज करेंगे जो उस बीमारी में हो रहे हैं, ठीक। इस बात को नहीं समझ में आया होगा आपको, फिर से समझाती हूँ। जैसे कि सैमुअल हैनेमन जी ने क्या किया था, फिजिशियन साइंटिस्ट थे, ये जर्मन साइंटिस्ट थे, फिजिशियन थे, फिजिशियन एंड केमिस्ट थे, ठीक है। और ये जर्मनी से बिलोंग करते थे, ठीक है। केमिस्ट से फिजिशियन थे और जर्मनी से बिलोंग करते थे सैमुअल हैनेमन। तो इन्होंने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया,
इतने ग्रेट थे, इन्होंने अपने ऊपर किसी एनिमल को नहीं लिया, उन्होंने ना किसी ह्यूमन बीइंग को लिया, उन्होंने अपने ही ऊपर एक्सपेरिमेंट कर दिया। उन्होंने क्या किया कि वो स्वस्थ थे और उन्होंने क्या करा, उस समय मलेरिया शायद बहुत फैला होगा जर्मन में, मलेरिया बहुत फैला होगा, उसका ट्रीटमेंट मतलब डेथ हो रही होगी, जैसा कोरोना नहीं फैला था उस टाइम पे। तो उन्होंने क्या करा, उनको पहले से थ्योरी पता थी कि भाई जो उसका कॉज होता है वो इसका ट्रीटमेंट होता है ना। तो मलेरिया का जो कॉज था वो तो दिखाई दे रहा था, लोग बीमार पड़ रहे थे, उनका जो सिम्टम्स आ रहा था वो तो हमें दिखाई दे रहा था, क्योंकि उस समय मलेरिया हो रहा था लोगों को, तो क्या क्या सिम्टम्स है पता चल रहा था उनको। तो उन्होंने क्या करा, ये सिम्टम्स ड्रग ढूंढा कि ये सिम्टम्स कौन सी ड्रग पैदा कर सकते हैं हमारी बॉडी में, स्वस्थ ह्यूमन बॉडी में। जैसे एक आता है सिंकोना, ठीक है, सिंकोना की छाल होती है, बार्क होता है सिंकोना का, तो ये बार्क अगर आप खाएंगे ना तो आपके अंदर क्या सिम्टम्स आने लगेंगे, मलेरिया जैसे सिम्टम्स आने लगेंगे। आप स्वस्थ हो ना, तो आपको अगर मैं सिंकोना खिलाती हूँ तो आपकी बॉडी में कैसे सिम्टम्स आने लगेंगे, मलेरिया जैसे सिम्टम्स, आपको लगेगा मुझे मलेरिया हो गया, ठीक है। तो अगर यही ड्रग, सिंकोना की ड्रग, ठीक है, जिसके अंदर एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है क्विनीन, ठीक है, जिसके अंदर एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है क्विनीन, ठीक, ये अब जो मलेरिया वाले वो थे पेशेंट थे, उनको जो है इसका ट्रीटमेंट इसके थ्रू करा गया, सिंकोना बार्क का पाउडर बना के खिलाया गया, किसी भी रूप में इसको दिया गया, ठीक है। तो वो जो मलेरिया वाले पर्सन है वो ठीक होने लग गए, ठीक है। यही इसलिए वो सैमुअल हनीमैन बोल रहा है कि जो जो क्या कहते हैं कॉज है डिजीज का, वो ही उसका क्या है, दवाई है, वही उसकी रेमेडी है। इस बात को समझे या नहीं समझे, एक बार और समझाऊं। ये थोड़ा ना मैंने भी पढ़ा था, दिक्कत हुई थी मुझे भी जब पहले मैंने बीकॉम के टाइम पे पढ़ा था। हाँ, फर्स्ट में नहीं आता है समझ में, क्योंकि हमारे टीचर ने इतने बार समझाया नहीं था। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज क्या है, इस बात को समझे तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। इन होम्योपैथी द ड्रग ट्रीटमेंट डिपेंड अपॉन द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज, ये तो पता चल गया हमें। इसमें एक प्रोवन होता है, एक प्रोवर होता है, ठीक है, दो चीजें होती हैं, एक तो क्या होता है प्रोवर, और प्रोविंग। इसको देखिए, इसमें दो चीज है, ये बताया क्या, प्रोवर और प्रोविंग। जो प्रोवर है वो क्या है, हेल्दी पर्सन। मैंने आपसे बोला ना कि आप हेल्दी हैं तो आपको मैं सिंकोना खिलाऊंगी, वैसे फिर वो आप पे कैसे सिम्टम्स आने लगेंगे, मलेरिया जैसे। तो आप क्या हो गए, हेल्दी पर्सन, प्रोवर, ठीक है, प्रोवर हो गए हेल्दी पर्सन। और प्रोविंग जो है, जो सिम्टम आप पे प्रोड्यूस हो रहा है क्यूनिन खिलाने के बाद, कैसा जैसा सिम्टम्स होगा, मलेरिया जैसा। तो वो जो मलेरिया का सिम्टम्स है वो क्या है, प्रोविंग, जो आप में आ रहे हैं। और आप हेल्दी पर्सन है, उस हेल्दी पर्सन को क्या बोलोगे, जिसपे ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, प्रोवर। तो सैमुअल हनीमैन जो था वो क्या थे, प्रोवर थे, और उनपे जो इफेक्ट आया, जो सिम्टम्स आया वो क्या थी, प्रोविंग, ठीक है। अच्छा, इसमें एक बहुत अच्छा चीज है एक ड्रग हम यूज करते हैं, जो भी ड्रग हम होम्योपैथी के अंदर यूज करते हैं उसको जैसे 1C 2C से डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे मैं आजकल अपने बच्चे को, मेरा छोटा बेबी है 9 महीने का, ठीक है, उसके दांत आ रहे हैं,
मेरे 9 महीने का बेबी 7 महीने में आने लगे थे उसको, 6-7 महीने में, तो उसको हल्के हल्के दांत आने लग गए थे, ठीक है। तो फॉस्फोरस उसमें चाहिए होता है, कैल्शियम चाहिए होता है ना, चाहिए होता है ना उस टाइम पे। तो हम एक ये 21 BC करके है ड्रग, ठीक है, 21 BC करके ड्रग है, वो उसको दे रही हूँ। वो एक होम्योपैथिक ड्रग है, ठीक है। अब है वो 3 से 4 गोलियां देता है, क्योंकि फास्फोरस है, कैल्शियम है वो, उसमें कैल्शियम की बहुत आवश्यकता होती है ना, तो उसे 21 BC बोला जाता है। तो ये हम सी का प्रयोग कर रहे हैं। हम क्या बोल रही हूं, 21 सी ड्रग, ये एक होम्योपैथिक ड्रग है। अच्छा सी, ये सी क्या है? नहीं, ये सारी जो होम्योपैथिक ड्रग है उसमें सी आप नजर आएगा आपको, ये इसका कंसंट्रेशन है, ये कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। कैसे होगा ये, मैं बताती हूँ आपको। आप फार्मासिस्ट है ना, तो आप अपनी अगर ड्रग स्टोर खोलेंगे तो उसमें आपको अलाउड है कुछ होम्योपैथिक ड्रग्स रखने का। तो जब आपको पता ही नहीं है कि होम्योपैथिक क्या होता है, उसको C1C क्यों बोलते हैं, 2C क्यों बोलते हैं, तो उसका फायदा नहीं है ना फार्मेसी पढ़ने का, है ना। तो बताती हूँ आपको, इसमें 1 ड्रॉप ऑफ मदर टिंचर is added 99 plus 99 drop of solvent, should be inert, inert होना चाहिए, ठीक। तो इसको क्या बोला जाएगा, 1C। इसको आप थोड़ा सा देखना अच्छे से, मत करो। इसमें क्या है, एक तो मदर टिंचर है, ठीक है, जिसमें जो है एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट घुला है, इसको समझने की कोशिश करो बेटा। ये जो मदर टिंचर है इसमें क्या है, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है। क्या, जैसे हम एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं, कोई प्लांट का एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं ना, तो उसमें हमने क्या करा था, पाउडर डाला था, और क्या था, सॉल्वेंट था। उसको फर्स्ट 6 आवर्स तक रखा था, फिर 18 घंटे तक और रखा था, उसको फिर फिल्टर किया था। जो लिक्विड आया उसमें क्या होगा, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होगा। वैसे ही होम्योपैथी में भी होता है, उसको हम एक्सट्रैक्ट बोल रहे हैं और इसको मदर टिंचर बोलेंगे, क्लियर, ठीक। तो 1 ड्रॉप, उसमें से 1 ड्रॉप लेंगे, इस बात को समझना बेटा, 1 ड्रॉप ऑफ मदर टिंचर लिया हमने, ठीक, उसको ऐड कर दिया, 99 ड्रॉप ऑफ सॉल्वेंट के साथ। सॉल्वेंट अल्कोहल भी हो सकता है, ईथर भी हो सकता है, जो कि इडेबल हो। इडेबल मतलब कि हमारे बॉडी में कोई ऐसा हार्मफुल इफेक्ट ना डाले वो सॉल्वेंट। और दूसरी चीज इनर्ट हो, इनर्ट मतलब अनरिएक्टिव, कोई रिएक्ट ना करता हो। उस मदर टिंचर में जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है उसके साथ क्या कोई रिएक्शन करके कोई बाई प्रोडक्ट ना बनाता हो, या कोई ऐसा पॉइजनस सब्सटेंस ना बनाता हो, मतलब कि इनर्ट होना चाहिए, ठीक है। तो 1 ड्रॉप ऑफ मदर टिंचर प्लस 99 ड्रॉप ऑफ सॉल्वेंट, उसको घोल दिया दोनों को, तो उसको बोलेंगे हम 1C। मैं तो कह रही हूं कि 21C पिला रही हूं, तो 21C क्या होगा, नहीं, तो इफ 1C ड्रॉप इज एडेड, अब इसमें से क्या 1 ड्रॉप लेंगे, is added further 99 drop of solvent, तो इसको क्या बोलेंगे, 2C। तो इसको क्या बोलेंगे, इस बात को समझ लो, इतना समझ चुके हो तो थोड़ा सा इसको भी समझ लो आप, ठीक है। तो इसमें से ये पूरा सोल्यूशन, वो पूरा सोल्यूशन बन गया ना, ये पूरा क्या बन गया, सोल्यूशन बन गया,
ठीक। अब इसमें से क्या 1 ड्रॉप लेंगे, इसमें से 1 ड्रॉप लेंगे, इसी में से ही प्रॉपर से 1 ड्रॉप लेंगे, है ना। इसको तो वंसी बोल दिया ना आपने, जो ये बनाया है उसको आपने क्या बोल दिया, वंसी बोल दिया। अब इसमें से ये सोल्यूशन है, इसमें से भी वंसी ले रहे, 1 ड्रॉप ले रहे, ठीक। उसको ऐड कर दिया किसमें, 99 ड्रॉप ऑफ सॉल्वेंट में, उसको क्या बोल दिया, 2C। वैसे ही इसको, इसमें से हमने क्या 1 ड्रॉप ले लिया और 99 सॉल्वेंट के साथ, ड्रॉप ऑफ सॉल्वेंट के साथ ऐड कर दिया, तो उसको 3C। कितना ज्यादा डाइल्यूट किया गया है इसको, देखो डाइल्यूशन तो हो रहा है ना इसका, सॉल्वेंट आपका बढ़ते रह रहा है। तो मैं कह रही हूं कि मैं 21 से ही कर रही हूं, तो कितना बार होगा ये प्रोसेस 21 बार होगी या नहीं होगी, इस बात को समझ गए आप। दोबारा बताऊं किसी को, दोबारा बताऊं,